महाभारत का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजी मूल लेखक श्री नीलेश ओक, हिंदी अनुवाद डॉक्टर प्रकाश मोगे एवं श्री श्रीधर जोशी। अध्याय 2 विभिन्न सिद्धांत, मान्यताएं और ज्ञान की पृष्ठभूमि। एक तथ्य ऐसा वक्तव्य है जिसे हर कोई मानता है। ये तब तक इनोसेंट या तब तक मासूम है या निरपराध है जब तक कि अपराधी घोषित नहीं होता है। एक मान्यता एक ऐसा सुझाव है जिसे कोई मानना नहीं चाहता है। ये तब तक अपराधी है जब तक कि व्यवहार से ये प्रभावी साबित नहीं होता है। एडवर्ड टेलर। इस लेख की ज्ञान की पृष्ठभूमि, मान्यताएं और अभिकथन। किसी भी घटना की बारे में व्याख्या करना या उसको एक स्थापित करना या उसको टेस्ट करना, इसमें बहुत सारा जो है सैद्धांतिक पृष्ठभूमि मान के चली जाती है, ज्ञान का आधार मान के चला जाता है। हालांकि दैनिक जीवन में हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि सामने वाले को पता होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के अध्ययन में जो मैं कर रहा हूँ उसमें निश्चित ही ये अति आवश्यक है कि जो पृष्ठभूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि है और जो वैचारिक आधार है उसको बहुत स्पष्टता से कहा जाए। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इस प्रयास में जितने भी मैंने जो मान्यताएं लेके मैं चला हूँ या जो अभिकथन मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बहुत स्पष्टता से मैं बोलूँ। मेरा उद्देश्य जो इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, ज्ञान की पृष्ठभूमि है, और जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा शोध है, उसके बारे में बहुत स्पष्टता से मैं कहूँ। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि ये इस तरह के काम में पूरी पृष्ठभूमि समझाना करीब करीब असंभव है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें मान के आप चलते हो कि सब कुछ बताना संभव ही नहीं होता है। और इसके साथ ही जो आप अभिकथन करते हैं उसके साथ हमेशा एक आपको उस साक्ष्य का अभाव होता है या साक्ष्य को आपको उसको ढूंढ के साबित करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही जो हम अभिकथन करते हैं वो आपका जो प्रस्ताव है उसके प्रति आपकी सदाशिष्टता या उसके प्रति आपकी कमिटमेंट या आपके जो उसके प्रति आप कहना चाहते हो उसको दर्शाता है। इसकी दूसरी तरफ जो आप मान के चलते हो वो आपको सिर्फ जो आपकी जो जैसे इस केस में जो रीडर है या जो पाठक है उसकी बात को वो मुझे एग्री करे, यही मेरे लिए आवश्यक है। और इसके साथ जो मैं बात मान के चल रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई सबूत देने की न मुझे आवश्यकता है न मेरे रीडर को उसकी आवश्यकता पड़ती है। और जो ऐसी कई सारी बातें होती है जो इसके बीच में भी आती हैं कि जो एग्जैक्टली मैं जो मान के चल रहा हूँ मान्यता और जो मैं अभिकथन कर रहा हूँ उसके बीच में आती है, जो कि दोनों साइड से अपने आप समझी जाती है। और उसके साथ जब तक कोई उसके विरोधी तर्क साबित न हो तब तक उसको सब मान के चलते हैं और इस तरह से ये सब बात होती है। और इसके साथ ही अंततः अभिकथन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अजम्पशन जो मैं मान के चल रहा हूँ उसको मैं मान के चल रहा हूँ और इस तरह से इस सारी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब प्रश्न ये है कि आपकी जो मान्यताएं हैं और आपका जो अभिकथन है उसको कहने की आवश्यकता क्या है। तो मैं स्वयं को एक बहुत ही तार्किक व्यक्ति मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो व्यक्ति एक आम व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं होते हैं। और मैं ये स्थापित करना चाह रहा हूँ कि जो अपना सोच है या जो व्यक्ति जो मानवता जो है उसको एक तार्किक सोच की आवश्यकता है। और तार्किक सोच से मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी समस्या के प्रति एक तर्क का दृष्टिकोण रखें, एक उसको मतलब किसी तर्क पे आधारित रखें और साथ ही आपकी जो भी गलतियां हैं या जो आपकी कमियां हैं उसको आप बहुत मान के चले, मतलब उसको आप एक्सेप्ट करें या उसको आप
स्वीकार करें कि भाई ये मुझसे है, मेरे लिमिटेशंस है या ये मेरी मिस्टेक्स हैं। और साथ ही बहुत ही सदाइस्ता से आप ये प्रयास करें कि आप अपनी गलतियों के प्रति जागरूक रहें और गलतियों को ढूंढें, और आपकी जो भी गलत मान्यताएं हैं या जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक कभी कभी अतार्किक हो जाते हो, उसके प्रति भी आप सावधान रहें। ये बहुत आवश्यक है अगर आप एक रैशनल व्यक्ति बनना चाहते हो, एक तार्किक व्यक्ति के रूप में आप काम करते हैं। मैं जो मेरा काम है और जो मुझे जिस काम में अभिरुचि है उसके प्रति मैं बहुत समर्पित हूँ, लेकिन साथ ही में मुझे ये भी उसमें रिस्क मालूम है या ये मुझे मालूम है कि ऐसा करने में कई बार जाने अनजाने में मैं जो तार्किकता का साथ छोड़ सकता हूँ। उस कमी, वो जो मेरे में लगन है उसके कारण कई बार मैं अतार्किक हो सकता हूँ। इसलिए स्वयं को तार्किक रखने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक समय एक ही समस्या के ऊपर ध्यान दूंगा। इसका मतलब है कि जो मेरे को किस्तों में या जो मेरे को टुकड़ों में समस्या है उसको मैं सॉल्व करूंगा, मतलब टुकड़ों में सॉल्व करूंगा, और एक समय एक समस्या को लेके उसका पूरा अध्ययन करके और उसको पूरी तरह से निर्णय करके उसके प्रति एक सिद्धांत स्थापित करके और उसको पूरी तरह से अध्ययन करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक ही समस्या को या एक ही सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए या उसकी खोज परख करने के लिए भी बहुत सारा ज्ञान जो होता है, जो आपको सभी विषयों का बहुत सारा ज्ञान लगता है, बहुत सारे विषयों की आपको जानकारी लगती है, और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसके प्रति सावधान रहें। और ये सब अधिकतर अनजाने में होता है, मतलब आपके मस्तिष्क में कहीं वो बातें रहती हैं पुरानी पढ़ी हुई, कैसे भी वो एक साथ कनेक्ट होती जाती हैं। इस सब को मैं तार्किक ज्ञान का आधार या बैकग्राउंड नॉलेज या मेरे जो सारी जो मैं एक सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा हूँ उसको मैं इस सब को कुल मिला के मैं मेरा तार्किक आधार कह रहा हूँ। और ये इसलिए इसमें ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, किसी के लिए भी, कि वो मैं उसको बहुत कॉन्शियसली ऐसा अलग अलग या बहुत ही सटीक तरीके से अलग अलग बता सकूं। लेकिन साथ ही ये पूरा जो कुल मिला के जो मेरा तार्किक आधार है या जो पूरा ज्ञान का आधार है, इसी के आधार पे मैंने आगे बढ़ा हूँ और इसको मैं मान के चला हूँ। और मेरे जो उद्देश्य हैं मेरे मान्यताओं को और अभिकथन को जो करने के उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला कि मेरी मान्यताओं को कहना या मेरी मान्यताओं का कथन करना। दूसरा, मेरी मान्यताओं जो मेरा बैकग्राउंड नॉलेज, जो मेरा ज्ञान की पृष्ठभूमि है, जो मैंने मेरे सिद्धांत को परीक्षण के लिए लगाई है, उस सब को समझना और उसको मानना, और ये मानना कि ज्ञान असीमित है। तीसरा, मेरे जो भी मान्यताएं की हैं या जो भी मैंने अभिकथन किए हैं उसके प्रति उसकी विवेचना या उसका आलोचना को स्वीकृति देना या उसके आलोचना को मान्यता देना या उसकी इजाज़त देना कि आलोचना कर सकें। चौथा, दूसरे जो विद्वान हैं या दूसरे जो शोधकर्ता हैं उनको न सिर्फ मेरी थ्योरी, न सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो, बल्कि मेरी जो आधारभूत मान्यता है और जो मेरे अभिकथन है उसके प्रति भी उनको जागरूक करना या उसका अध्ययन करने का उनको समय देना या उनको अवसर देना। और ये भी इसके साथ ही ये भी अलाउ करना है, ये भी ये भी करना कि, और इस चीज़ पे जोर देना कि जो अलग अलग तरह से जो छोटे छोटे किस्तों में जो काम हो रहा है या छोटे छोटे टुकड़ों में जो काम हो रहा है, और प्रत्येक टुकड़े को अपने तरीके से एक सिद्धांत मानना और उसकी जो पृष्ठभूमि है ज्ञान की, उसको भी परखना। इस तरह से हम ये 5 मान्यताओं को लेकर मैं आगे चला हूँ। इनके साथ ही इनको एज अ ग्रुप भी, मतलब 2-3 को भी एक साथ लेके उसको भी, मतलब किसी भी तरह से इस चीज़ को हमने कुल मिला के ऐसा रखा है कि किसी भी अंग को या 2 पीसेस को या 4 पीसेस को कैसे भी तरह से कोई भी अध्ययन कर सके, उसकी आलोचना कर सके, इन सब में हमने ध्यान रखा है। कार्ल पॉपर के शब्दों में
हालांकि हमारी जो क्रिटिसिज्म है या जो हमको आलोचना करते हैं वो उसमें हम एक समय एक या दो समस्याओं को लेके ही चल सकते हैं या एक या दो सिद्धांतों को लेके ही हम अच्छे से क्रिटिसाइज कर सकते हैं या उसकी आलोचना कर सकते हैं, और हमने करना भी चाहिए कि एक या दो समस्याओं को एक समय लेके चलें। लेकिन किसी भी तरह से हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं या इस चीज़ को हम मना नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो प्रीवियस जो हमारे पहले का नॉलेज है या हम जो कर चुके हैं या जो हमारी मान्यता है उसको कोई प्रश्न न उठाए या उसकी कोई आलोचना न करे। ऐसा करना संभव नहीं है। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र के अथॉरिटी और विश्वविद्यालय के विद्वान और अलग अलग डिग्रियां और अलग अलग उसकी उपाधियां, जो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र के आधिकारिक लोग होते हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और उनका बहुत महत्व इस चीज़ में होता है कि वो अपना काम ऐसी भाषा में समझाएं जिसको कि हर कोई उस चीज़ को समझ पाए, जिसका कोई विशिष्ट शैक्षणिक आधार न हो या शैक्षणिक पढ़ाई लिखाई ज़्यादा न हो, वो भी आपकी बात को समझ पाए। और मेरा ये मानना है कि जो आपका तर्क है, जो आप बात कह रहे हो, उसने अपने आप अपने बारे में बोलना चाहिए, बजाय इसके कि उसको कौन कह रहा है। विनोबा जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर आप अपने आप को सन्यासी मानते हैं या अपने आप को सन्यासी कहते हैं तो उस गुणवत्ता को या उस आपकी चीज़ को दूसरों को देखने दो आपके व्यवहार से, बजाय इसके कि आपने जो कपड़ा पहना है उसका रंग क्या है या आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। ये जो बात विनोबा जी ने बोली, इसी बात को मैं और व्यापक विस्तार पे कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एकेडमिक सदस्य हैं या जो हमारी विश्वविद्यालय के और इतर जो विद्वान लोग हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थानों के जो लोग हैं, जो कि अलग अलग तरीके के वेश पहन के और अलग अलग उनके पीछे आभा मंडल होता है विभिन्न पदों का, विभिन्न डिग्रियों का, और उनके जो मान्यताएं, उनको जो अवार्ड्स मिले हुए उनका, और उसके पीछे और विभिन्न बड़े बड़े संगठनों की मान्यता का, और इस तरह के अलग अलग उनके पीछे उनके पब्लिकेशंस का, तो उनके आर्टिकल छपे हैं उसका, इन चीज़ों का जो आभा मंडल उनके पीछे होता है, उसी बारे में मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। विशेषतः मैंने ये देखा है कि जो महाभारत के जो अध्येता हैं, जिनको मैंने अध्ययन किया है, वो जब किसी विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं तो वो उसके विभिन्न जो उसके पद हैं या उसकी जो विभिन्न उसकी डिग्रियां हैं या उसकी जो शोध संबंधी शोध पत्र हैं, उनके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, बजाय कि उस व्यक्ति उस वस्तुस्थिति के या जो तर्क दे रहे हैं उसको समझाने के बजाय वो उस व्यक्ति के आभा मंडल या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन मेरी जो मान्यता है या मेरा जो सारा काम है, इसमें इस तरह की आभा मंडल का या इस तरह की डिग्रियों का या इस तरह की मान्यताओं का कोई भी मतलब मैंने उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है या ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, या उन सबको मैंने जो भी कितना भी वो एक्सपर्ट बोले या कितनी भी किताबें छपी हो, उन्होंने कितने लोगों ने उसको स्टडी किया हो या एक दूसरे के बारे में कमेंट किया हो, लेकिन उन सबको मैंने एक स्पेकुलेशन या एक मतलब एक सिर्फ मान्यता के अलावा, मान्यता से ज़्यादा कुछ भी नहीं माना है। और ये सारे जो हैं जो शोध के आधार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये एक तरीके से महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उन किसी को भी मैंने निर्णय किया था, जो तर्क का आधार का निर्णय किया था, उस पे कसे बिना हमने किसी को भी ये नहीं माना है कि ये सत्य है। और उनकी कितनी भी पीछे आभा मंडल हो और कितना ही वो मिलजुल के काम करें, कितने ही लोग काम करें, लेकिन जो तर्क के आधार पे सिद्ध हो रहा है उसी को मैंने माना है। अब मैं ये चर्चा करूँगा कि मेरी मूल मान्यताएं क्या हैं और मेरा मूल अभिकथन क्या है। पहला, मेरी सारे गणनाएं जो वॉयेजर 4.5 जो है, जो कि
जिसके कॉस्मोलॉजिकल जो उसके खगोलीय फार्मूले हैं और जो उसने खगोलीय जो जो डेटा या जो आंकड़े दिए हैं, जिनको नासा के डेटाबेस से निकले हुए हैं, उनको मैं मान के चला हूँ कि वो काफ़ी सटीक हैं और वो काफ़ी एक्यूरेट हैं और साथ ही वो काफ़ी प्रिसाइज हैं, मतलब काफ़ी सटीक है, ये मैं मान के चला हूँ। दूसरा, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो एक सत्य घटना है, जो कि एक जो उत्तरी भारत है उसमें घटित हुई थी। तीसरा, जो नक्षत्र जानने की व्यवस्था, जो नक्षत्र की गणना जो महाभारत में की हुई है, वो बिल्कुल बहुत ही स्थापित थी। महाभारत काल में भी नक्षत्र की गणना की जो पद्धति थी वो बहुत ही स्थापित और बहुत ही अच्छी थी। जो उपलब्ध महाभारत ग्रंथ है वो 3 या शायद 4 बार लिखा जा चुका है। व्यास ने उसे लिखा युद्ध होने के बाद और अपने 5 शिष्यों को बताया या सिखाया। वैशंपायन जो व्यास के एक शिष्य थे, उन्होंने ये पूरी महाभारत किंग जन्मेजय, जो कि अर्जुन के पोते थे, उनको सुनाई। जब उन्होंने स्नेक सेक्रीफाइस, जब उन्होंने सांप का वो किरदारा उन्होंने त्याग किया। सौती जो कि वैशंपायन के इस कथाकथन को सुन रहे थे, उन्होंने फिर से वो महाभारत कहानी जो है कुछ साधुओं के ग्रुप को सुनाई, साधुओं को सुनाई, समूह को सुनाई, और जो कि 12 साल के नैमिषारण्य में 12 साल के तप के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। जो महाभारत आज हमको उपलब्ध है वो इन्हीं संस्करणों का एक लिखा गया है। 5वां, महाभारत जो है हमको कुरु वंश है या कौरव वंश है उसके बारे में हमको बताती है, और जो मेन कहानी है, जो मुख्य कहानी चलती है, वो उपाख्या या विभिन्न तरह के अलग कहानियों के साथ जुड़ के चलती है। और महाभारत के समय जो खगोलीय गणना की गई है या जो आकाश तारों की गणना की गई है, वो महाभारत में जो दी है, महाभारत पुस्तक में जो दी है, वही हमने मान के चलिए। 7वां, महाभारत जो लिखी गई थी, मतलब महाभारत के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से महाभारत युद्ध के 18 वर्ष बाद लिखी गई थी और लिखने में उसको 3 वर्ष लगे थे। और जो कृष्ण की मृत्यु का वर्णन है और पांडवों का मृत्यु का जो वर्णन है, वो उसके बाद में जो विभिन्न संस्करण हुए उसमें उसको जोड़ा गया था, मूल संस्करण में वो नहीं था। 8वां, व्यास चाहते थे कि महाभारत जो है ये कुरुओं के वंश का एक इतिहास के रूप में लिखी जाए या संग्रहित की जाए, उस तरह से मानी जाए। और वो ये जो घटना हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, इसके संदर्भ में उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, उनको महाभारत के समय की दृष्टिकोण से समझने की उन्होंने विस्तार से घोषणा की। 10वां, व्यास जी ने महाभारत एक गुफा में हिमालय की बैठ के, शांत गुफा में बैठ के लिखी, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। 11वां, ये बहुत ही स्वाभाविक है और एक स्वाभाविक क्रिया है कि जो लिखा गया और जो बोला गया महाभारत के बारे में, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है या थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है। और जो क्रिटिकल एडिशन या जो बहुत ही व्यापक खोज के बाद जो विभिन्न फुटनोट जो भंडारकर इंस्टीट्यूट ने जो काम किया है, उसमें बहुत सारे उन सारे जो चेंजेस हुए या जो छोटे मोटे जो संदर्भ आए हैं, उनका उसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। दूसरी मान्यता ये है, जो कि अधिकतर लोग मानते हैं, कि ये जो महाभारत का घटनाक्रम हुआ है, जो महाभारत हुआ है, इसमें बाद में बहुत सारी व्याख्याएं जोड़ी गई हैं या बहुत सारे इसमें विरोधाभास हैं
और बहुत सारे इसमें ऐसे पात्र डाले गए हैं जो कहीं से कहीं तक नहीं थे, और बहुत ज़्यादा उसको कुछ एंगल दिया गया या उसको एक सोच दी गई है, और उसमें बहुत ज़्यादा जो वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब जो जिनके उसमें उस तरह के कुछ उस तरह के इंटरेस्ट है कि उसको विशेड किया जाए या उसको ख़राब किया जाए, इस दृष्टि से डाला गया। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि महाभारत में ये चीज़ मूल महाभारत में नहीं थी और रह गई थी और अब होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति का ये नैतिक कर्तव्य होता है, या उसके कर्तव्य हो जाता है, उसको ये मतलब उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो जो उनकी बात है, जो उनका तर्क है, उसके संदर्भ में या उसके सपोर्ट में कोई ना कोई ऐसा तार्किक आधार दें और कोई ऐसा उसका साक्ष्य दें कि ये कैसे हुआ। क्योंकि कोई भी विशिष्ट अब जो लिखी जा चुकी है पुस्तक, जो मूल कथन लिखी जा चुकी है, जिसका इतना अध्ययन हो चुका है, उसमें कोई भी नई बात कोई भी नई बात कहना, या कोई उसमें नया कैरेक्टर डालना, या कोई नए चरित्र का वर्णन करना, या कोई ऐतिहासिक नई बात कहना, तो वो अनिवार्य है कि उसके लिए कुछ न कुछ बहुत ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, या उसके कोई भी ऐसा और उसके साथ ही साक्ष्य होनी चाहिए कि ये वक्त ऐसी हुई थी। अब मैं मेरी जो थ्योरी है उसके बारे में बात करता हूँ, ये मेरा जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सिद्धांत के 3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला, जो खगोलीय अवलोकन महाभारत के टेक्स्ट में है, या महाभारत की जो किताब है, पुस्तक है, उसके अंदर है, वो आकाश को देख के, आकाश के उस समय की जो आकाशीय स्थिति थी, उस समय की जो खगोलीय स्थिति थी, तारों का आकलन करना, ये भारतीय संस्कृति का एक पुराना अध्ययन रहा है, तो उसको देख के किया गया है। दूसरा, महाभारत काल में जो खगोल शास्त्री थे या जो खगोल वैज्ञानिक थे, वो बहुत ही विस्तृत काम करने वाले, बहुत ही सब्र वाले, पेशेंस वाले, और बहुत ही मतलब ये तार्किक और बहुत ही अच्छे गणितीय गणना वाले लोग थे। और उनको जो थी एक परंपरा थी उनके पास कुछ खगोलीय गणना करने की, खगोलीय अध्ययन करने की, उनके पास एक बहुत पुरानी परंपरा थी जिसको वो आगे लेके चल रहे थे। साथ ही महाभारत काल के जो खगोल शास्त्री थे, उनके पास दरअसल ऐसे साधन उपलब्ध थे, और ऐसे उनके पास मतलब सिद्धांत उपलब्ध थे, और ऐसे अकाट्य तर्क उनके पास थे कि जो कि जिसके आधार पे उन्होंने गणितीय गणना करके निकाला है। बहुत सारी बातें ऐसी बोली जो कि खुली आंख से देख नहीं सकती थी, और वो गणितीय गणना से ही उनका होना सिद्ध होता है। तीसरा, महाभारत के जो लेखक थे, उनका एक विशिष्ट प्रयास था, या विशिष्ट उनके मन में उत्कंठा थी कि वो जो विशिष्ट खगोलीय उस समय जो स्थितियां बन रही थी उसको लिखें, और महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसके पीछे, जो महाभारत के युद्ध के पीछे का भी जो समय है, जो पूरी महाभारत है, उसका भी उन्होंने बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, बिल्कुल लिखित उसका प्रमाण उन्होंने रखे हुए हैं। और उन सब प्रमाणों को उन्होंने महाभारत जो पुस्तक है उसके अंदर उसको उन्होंने लिखा है। महाभारत के जो विद्वान जो लेखक हैं, उन्होंने इन सारे अवलोकनों को, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को जैसा था वैसा ही लिखा है, और साथ ही में उन्होंने कहीं कहीं उपमा अलंकार देके जो बुरी आत्माएं हैं और जो बड़े बड़े जो मुख्य योद्धा थे, उन्होंने जो युद्ध किया है, और जो मुख्य योद्धा थे, जो मृत्यु हुई थी, उनको भी उन्होंने इसी विभिन्न तिथियों के साथ विस्तार से अपने ग्रंथ में लिखा है। इन 3 सिद्धांतों पे मेरा सारी मेरी जो सिद्धांत में प्रतिपादित करता हूँ वो उस पर आधारित है। मैं मानता हूँ कि इनके अलावा ये जो भी चंद्रमा की और सूर्य की स्थिति दी हुई है, इसके अलावा कुछ दूसरे भी खगोलीय घटना ऐसी हो सकती है महाभारत में जो कि जिसको ध्यान में ला सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी मानता हूँ, और बल्कि मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो एडिशनल एविडेंसेस हैं, या जो अतिरिक्त जो ऑब्जर्वेशंस है, या जो अतिरिक्त बातें मैंने देखी हैं, वो भी कुल मिला के महाभारत की जो समय रेखा हमने निर्धारित की है उसी को सत्यापित करेंगे,
और उसी के आसपास सारा चलेगा। जो वर्तमान के जो शोधकर्ता हैं और आने वाले भी जो शोधकर्ता हैं, ये उनकी जवाबदारी है कि अगर कोई भी उनको नया बात ध्यान में आती है या उनको कोई नई चीज़ आती है जो मुझसे छूट गई है या और विद्वानों से छूट गई है, तो वो उसको देखें, लेकिन साथ ही में उसको महाभारत का जो ग्रंथ है उसके संदर्भ में उसको सत्यापित करें। महत्वपूर्ण परीक्षण। महाभारत में दिए गए प्रत्येक अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के पीछे या जो भी उसमें बातें कही हैं उसके पीछे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण या एक आलोचनात्मक परीक्षण उसके लिए मैंने दिया है। और जो पाठक हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इन परीक्षणों को, इन महत्वपूर्ण या परीक्षणों को, इन महत्वपूर्ण आलोचनाओं को आप अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से आप सत्यापित करें और साथ ही आप भी अपने तरीके से उसकी आलोचना करें। और ये निश्चित ही इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि आलोचना का अर्थ है कि आप कोई तार्किक आलोचना करें, भावनात्मक न करें। मैंने ये एक विशेष तरह का जो मैंने फॉर्मेट यूज़ किया है, जो मैंने एक काम करने का तरीका यूज़ किया है, वो ये है कि मैं किसी भी समस्या को उठाता हूँ, उसकी मैं अंग्रेजी अनुवाद पेश करता हूँ। महाभारत की किसी एक समस्या को उठाता हूँ, उसका अंग्रेजी अनुवाद पेश करता हूँ, उसको मैं एक छोटा सा उसके बारे में जो दूसरे शोधकर्ताओं ने काम किया उसकी चर्चा करता हूँ। और फिर मेरा जो निष्कर्ष है, मेरा जो महत्वपूर्ण या क्रिटिकल मेरा जो टेस्ट है, जो मैंने इतनी सख्ती से जो मैंने परीक्षण किए हैं, उसको मैं वर्णन करता हूँ वॉयेजर 4.5 जो सॉफ्टवेयर है उसके आधार पे। और जब मुझे लगता है कि मैंने इस समस्या को हल कर लिया है या इसका हल निकाल लिया है, तो मैं मेरा जो प्रस्तावित जो सॉल्यूशन है या प्रस्तावित जो उत्तर है उसको मैं सामने रखता हूँ सबकी चर्चा के लिए, सबकी क्रिटिकल डिस्कशन के लिए या सबके ध्यान में आए इसके लिए। और उसके बाद में मैं अपना जो मेरा जो उत्तर है उसका मैं तार्किक आधार प्रस्तुत करता हूँ। और फिर जब मुझे योग्य लगता है, तो जब मुझे योग्य लगा तो मैंने मेरा जो हल है या मेरा जो सॉल्यूशन है या जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात, उसको मैंने विभिन्न चित्रों और विभिन्न टेबल्स के आधार पे जो तारों की स्थिति थी आकाश में और जो भी इतर परिस्थितियाँ उस समय थी, जो डिक्लिनेशन एंड राइट एसेंशन के आधार पे जो तारों के कोऑर्डिनेट है उसके आधार पे मैंने उसको फिगर के द्वारा या एक चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित करने की किया है। साथ ही मैं तत्कालिक, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने तत्कालिक रूप से माना कि अभी ये सही है, उसके भी जो परिणाम हैं, उसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके भी जो तार्किक परिणति है, उस पर भी मैंने चर्चा किया है। और बाद में अगर वो तर्क के आधार पर गलत सिद्ध हुई है तो गलत किया है, और अगर वो मतलब सत्य स्थापित हुई तो उनको मैंने ले लिया है। और इसी तरह से जो बात की पद्धति मैंने बताई, इसमें मैंने मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा अवलोकन है, उसको मैंने मेरी टाइमलाइन के साथ, मतलब महाभारत की टाइमलाइन के साथ मैंने उसको, अगर मेरे इसमें विरोधाभास आता है तो मैंने उसको बिल्कुल ही स्वीकार किया है। और मेरी थ्योरी गलत हुई है, मेरी बातें गलत हुई, मैंने उसको स्वीकार किया है, बजाय इसके कहने के कि ऐसा हुआ ही नहीं था। तो मैंने जो बात स्थापित हुई है उसको लिया है, जो नहीं स्थापित हुई उसको स्वीकार किया है कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत था या मेरा ये बात गलत थी। अभी तक की महाभारत के शोध की आलोचना। मुझे ये समझ में आ गया था कि जितने शोधकर्ताओं का जिनका मैंने अध्ययन किया था, जो 125 मैंने आपको शुरू में कहा था, तो वो इस बारे में बिल्कुल वो सहमत थे, और बल्कि उनको मतलब आश्वस्त थे और निश्चित थे कि महाभारत जो है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसके बीच में कहीं भी हुई थी। और या तो इस समय को वो कहते हैं, या फिर कुछ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या कुछ जो शोधकर्ता हैं वो ईसा पूर्व 7500
से लेके ईसा पूर्व 1400 वर्ष के बीच में महाभारत को मानते हैं। तो इस तरह से दो बड़े हम देखते हैं कि इतने बड़े गैप दिखते हैं कि 7500 ईसा पूर्व से लेके 1400 ईसा पूर्व ये मानने वाले कुछ लोग हैं, और कुछ लोग 5000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानने वाले लोग हैं। हालांकि ये बात सही है कि आलोचना का इतिहास में अपना महत्व होता है, एक शोध कार्य में आलोचना का अपना एक महत्व होता है, लेकिन इस किताब को मैंने लिखते समय जस्ट किसी कारण से आलोचना करना, इस चीज़ को मैंने बिल्कुल सख्ती से अवॉइड किया है, या मेरी इसी कभी इच्छा भी हुई तो मैंने उसको रोका है और मैंने उसको अवॉइड किया है। और मैंने जो भी चर्चा की है या किसी के काम को अगर मैंने उसका मेंशन किया या उसके काम को मैंने कहीं उसका उल्लेख किया है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि मेरा प्रमुख कार्य ये है कि मैं सफलतापूर्वक ये कह पाऊँ कि मैंने मेरी बात बहुत ही तथ्यों के आधार पर की है, और जिसको कि आप बहुत ही तार्किक रूप से और विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। मुझे दूसरों को गलत साबित करने में या मुझे दूसरों की कमियां निकालने में मेरे पॉइंट बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे, और उसमें मुझे न कोई इंटरेस्ट था और न उसकी कोई आवश्यकता थी। लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से, थोड़ा एक सख्ती से या क्रिटिकल तरीके से या एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से जब मैंने दूसरों के कार्य को देखना शुरू किया, तो मैंने कई सारे काम करे, बहुत सारे कागज़ लिख के भी मुझे समझ नहीं आया कि ये बहुत सारे विश्लेषण करने के बाद, बहुत सारे कागज़ लिखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो तिथियां हैं ये मेरे काम को समर्थन करती हैं, या मतलब मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो मैं मेरी तिथियों का समर्थन कर रहा हूँ, या मैं दूसरों के काम की आलोचना कर रहा हूँ। लेकिन दूसरों के जो गलत काम हैं, मतलब दूसरों की जो गलत तिथियां हैं या दूसरों के जो गलत दिशा में कार्य हैं, जो गलत आधार है काम करने के, उनकी चर्चा करना, उनका विश्लेषण करना, उनका विच्छेदन करना इसलिए आवश्यक है कि उससे मेरी सत्यता की खोज बढ़ती है, और इसलिए भी आवश्यक है, और उस सारे प्रयास को ऐसा न समझा जाए कि मैं अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा हूँ। उसको जिस तरह से मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ, वो सत्य करना चाह रहा हूँ, तो मुझे दूसरों को असत्य स्थापित करना चाह रहा हूँ। ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही बात है। और इसलिए ये बहुत ही भ्रम की स्थिति होगी अगर हम ये सोचें कि आप एक दिया जलाएंगे और उससे अंधेरा न दूर हो। ये हालांकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक दिया जलाना, एक अंधेरा दूर होना। लेकिन आप एक दिया जलाओगे तो एक अंधेरा दूर होगा, ये इतनी आसान बात है। लेकिन मैंने फिर भी दूसरों की जो काम है उसकी आलोचना को एक न्यूनतम पे रखा है, और सिर्फ जब मैंने देखा कि वो मेरे जो प्रयास हैं उसके अंतर्गत वो कहीं ना कहीं अड़ रहे हैं, या उसके अंतर्गत वो कहीं विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसलिए उनको स्पष्ट करने के लिए दृष्टि से मैंने उनके कार्य का अध्ययन किया है। अब अगले दो जो अध्याय हैं, ये जो खगोल शास्त्र है उसकी जो मूल अवधारणाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे।